क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैसे कोशिश। आज हमारे साथ है कोशिश स्कूल से अंजलि। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि। अंजलि और मैं आज दोनों मिलकर हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एक मजेदार चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है अंजलि कि हम एसिड, बेस और सॉल्ट को पहचाने कैसे? मैम, इसे हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो भौतिक तरीके से और एक रासायनिक। भौतिक में हम स्वाद से पहचान सकते हैं, जैसे कि जो अम्ल का जो स्वाद होता है वो थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, जैसे नींबू। यस मैम। संतरा। यस मैम। ठीक है। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं ज्यादातर अम्ल में आती हैं। बिल्कुल सही। और क्षारक को हम पहचानते हैं, जो कड़वी चीजें होती हैं उससे हम क्षारक को लेते हैं। जैसे कि पालक को कच्चा खाएंगे तो वो कड़वा सा लगेगा। बिल्कुल सही है। और खीरा को अगर आप वो घिस के सफेद वाला ना निकालो तो वो कड़वा नहीं होता है। यस मैम। कड़वा। और लवण? मैम, लवण में नमक आता है। नमकीन चीजें जो होती है वो उससे लवण को हम पहचानेंगे। बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे है रंग परिवर्तन। यस मैम। लिटमस पेपर तो आप स्कूल में यूज कर चुके हो। बताओ सबको लिटमस पेपर्स के बारे में। मैम, लिटमस पेपर जो होता है, अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में हम डालें तो वो रेड ही रहेगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर है उसको हम एसिड में डालें तो वो रेड में चेंज हो जाता है। वेरी गुड। यानी कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो चेंज नहीं होगा और ब्लू चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर क्षारक में देखें तो हमारा जो रेड लिटमस पेपर होता है वो चेंज हो जाता है ब्लू में, और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एज इट इज ऐसे ही रहता है। और उदासीन सोल्यूशन में? मैम, उदासीन सॉल्यूशन में होता है कि दोनों ही लिटमस पेपर एज इट इज रहते हैं। बिल्कुल, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। यस मैम। एक और रिएजेंट होता है अभिकर्मक, जिसको हम कहते हैं देखो फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का मजा है ना कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और इसमें अगर आप एसिड डालो फिर भी ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, पर अगर थोड़ा सा भी अल्कली डाल दिया तो इट विल टर्न पिंक। यस, गुलाबी बन गया। एक और रिएजेंट चलो देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। देख रहे हो कैसा ऑरेंज कलर का है? इसको पानी में घोलो तो ये बन जाएगा लाइट ऑरेंज। इसमें एक बूंद एसिड डाल दो तो ये बन जाएगा रेड, लाल। और इसमें अगर आप एक बूंद बेस डाल दो, अल्कली डाल दो तो ये बन जाएगा येलो यानी कि पीला। तो ये कई तरीके हैं जिससे हम जानते हैं कि ये एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षारक है। तो चलो अब हम देखेंगे रासायनिक तरीकों को, और जिसमें नंबर 1 है कि अम्ल और क्षार दोनों धातु से कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस मैम। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा जिंक और देखो बुड़बुड़ 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 क्या हो रहा है? मैम, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है और ये सॉल्ट बन रहा है। तो धातु प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस वाटर और यह प्लस हाइड्रोजन गैस। यस मैम। ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस देखो, जिसको आप बलून में भी कैप्चर कर सकते हो, और अगर इस हाइड्रोजन के टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने थोड़ी सी आग लगा दी तो करके आग जलने लगेगी, वो हाइड्रोजन जल रहा है। यस मैम। ठीक है। तो ये तो था 1 नंबर का। 2 नंबर पे हम देखेंगे कि अगर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा? आपके पास एसिड है, आपने इसमें कार्बोनेट का एक टुकड़ा डाल दिया तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस मैम। और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जब फिर से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब बनेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे हम देखने वाले हैं अम्ल और क्षारक दोनों को अगर एक साथ दे दे तब क्या होगा? मैम, ये सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। यस मैम। तो इसको हम उदासीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। यस मैम। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं इसको। अब हम देखेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल का रिएक्शन हुआ तो क्या होगा। आपके पास ट्यूब में रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस मैम। इसमें आपने एक कॉपर ऑक्साइड का टुकड़ा डाल दिया तो देखो बुड़बुड़ 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 कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? मैम, ये कॉपर क्लोराइड बन रहा है। हाँ। और इसमें रंग भी चेंज हो रहा है। रंग भी चेंज हो रहा है, ब्लू बन गया ना ट्यूब सारा, ब्लू बन गया। और सॉल्ट के साथ बना वाटर। यस मैम। वाटर, और इसमें से थोड़ी हीट भी निकल रही है, इसलिए ये इतना बुड़बुड़ कर रहा है। अच्छा अंजलि, जल में अम्ल और क्षार दोनों की क्या अभिक्रिया होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। यस मैम। इज इट राइट? तो जल में जब हम अम्ल डालते हैं तो ये कैटायन, हाइड्रोजन जो प्लस होता है, कैटायन होता है, ये इसमें कन्वर्ट करने लगता है। और ये जो हाइड्रोजन है ये इसकी सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए अम्ल को जो एसिड की जो प्रॉपर्टीज है ये अम्ल को हाइड्रोजन ही देती है।
और अगर आप क्षारक को जल में डालो, वैसे बहुत सारे क्षारक जल में घुलते नहीं हैं, Yes, कुछ ma'am. ही घुलते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये जल में घुलते हैं। ओके, और जब जब ये क्षारक जल में घुल जाता है उसको हम कहते हैं क्षार। क को निकाल देते हैं, क्षार। ठीक है, बेस का जो सोल्यूशन बना, जो अल्कली ma'am. सोल्यूशन बना, उसको हम कहते हैं क्षार। और ये रिलीज करता है OH एनायन। OH anion। क्षार की जो प्रॉपर्टीज है ये करती है, जैसे क्षार चिकने होते हैं, क्षार थोड़े कड़वे होते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज वो OH जो एनायन होते हैं उससे आती हैं। अच्छा अंजलि, जो एसिड वाला मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन कटायन रिलीज होता Yes, है, ma'am. तो आप तो जानते हो कि आयन अकेला तो नहीं रह सकता, आयन को किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा ना, तो वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता जाता है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। और ये जो विलयन बनता है, ये इसमें इलेक्ट्रोलिसिस भी आप कर सकते हैं, विद्युत संचार कर सकते हैं। मैम जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स जी, होते हैं जी। वो अनायन के साथ ऐड होते हैं हाँ। कि कशायन के साथ? इसमें ना जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन के साथ H जो है ये कटायन है, ये ज्वाइन करके H3O बनाता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज, पीएच के बारे आपने सुना है? यस मैम, पीएच स्केल के बारे में हमने किया भी है, जिसमें हमारे जो पीएच स्केल में जो 1 to 6 नंबर होते हाँ, हैं हाँ। वो होते हैं हमारे एसिड के, बिल्कुल सही। और जो 7 होता हाँ। है वो न्यूट्रल होता हाँ, है। मतलब जो आप पीने वाला पानी होता है वो 7 यस होता है, मैम, बिल्कुल न्यूट्रल, वो 7 होता हाँ, है। हाँ। और 8 to 14 हाँ। ये हमारे होते हैं बेस के। क्षार, जो क्षार Yes, है। ma'am. तो आप सोचो जो जीरो है वो कितना एसिड होगा। बैटरी ma'am. का एसिड जो होता है ना वो जीरो होता है। Yes, ma'am. और जो ड्रेन क्लीन करने के लिए जो क्षार बनता है वो होता है 14। यस मैम। तो ये एक पूरा रेंज है जिसको हम पीएच कहते हैं। ओके, अब हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी पीएच हम हर जगह देखते हैं, वैसे हम जानते नहीं है कि ये पीएच है, सोचो तो हो सकता है। Yes, ma'am. कई बार देखो आप अखबार में पढ़ोगे या न्यूज़ में सुनोगे, आज दिल्ली शहर में एसिड रेन हुआ। एसिड रेन का मतलब क्या हुआ? आसमान से तो एसिड तो नहीं गिरता, नो मैम। तो एसिड रेन का मतलब जानोगे? यस मैम। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कितनी सारी गैसेस घूमती रहती हैं। हाँ, जब वर्षापातन होता है ये हाइड्रोजन इन ऑक्साइड्स के साथ मिलकर बनाती है एसिड्स, और ये जो वर्षा गिरती है इसमें बहुत सारी एसिडिक अम्लक क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये पेड़ पौधों को भी ख़राब कर देती हैं, और अगर वाटर बॉडीज़ में चली गई तो पीने का पानी जो होता है उसको भी ख़राब कर देती हैं, और जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको तो बहुत नुकसान पहुँचा देती है। मैम लेकिन अगर हम इसे केमिकली से अगर हम रिएक्शन करें, मतलब चेक करें, हाँ। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड रेन ही है? लिटमस पेपर याद है ना आपको? यस मैम। पानी लो, उसमें लिटमस पेपर डालो, आपको पता चल जाएगा। शुद्ध पानी है तो जीरो, कुछ भी नहीं होगा, और लिटमस पे वो अगर लिटमस पेपर ने कलर चेंज कर लिया तो यू नो इट इज एसिड रेन। मैम जो पीएच स्केल होता है हमारा, अगर उससे हम चेक करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रेन है वो एसिड रेन है? पीएच स्केल में आपको याद है ना 7 से कम जो है वो सारे एसिड हैं। यस मैम। 5.6 से कम होने लगे तो ये एसिड रेन माना जाएगा। यस मैम। हालांकि अभी 2, 1 इस तरह का एसिड रेन होता नहीं है, थैंक गॉड, वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यस मैम। अच्छा, आपके अपने शरीर के अंदर जानते हो कितना एसिड होता है? हम कहते हैं ना कुछ खाने के बाद अरे एसिडिटी हो गई, Yes, कहते ma'am. हैं ना कभी कभी। हमारा जो उदर है, स्टमक है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे भोजन को पचाने में, तोड़ने में काम करती है। तो अगर हमारे उदर में खाना नहीं है, सिर्फ एसिड ही एसिड है, तो वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को खा जाएगी ना, Yes, अल्सर ma'am. बन जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सब कहते हैं कि टाइम टाइम पे खाया करो, राइट टाइम पे खाया करो। Yes, ma'am. बहुत लंबा लंबा गैप मत दिया करो, तो उससे आपका स्टमक में अल्सर नहीं होगा। और कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और वो एसिड ठीक तरह पचा नहीं पाती है, ठीक तरह कर नहीं पाती है, तब गैस बन जाता है, जलन होता है ना, ये Yes, सारी ma'am. चीज़ें। तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो तो आपका वो है एल्कली, वो है बेस। Yes, ma'am. एसिड और बेस मिलके हो गया, न्यूट्रल बना न्यूट्रल देता है। बना देता है, तब ये ठीक हो जाती है। सही है। एक चीज आपने देखा होगा, कुछ लोगों के दांत तो बहुत बढ़िया होते हैं, चमचम सफेद, और कुछ लोगों के दांत बड़े, देखो कैसे हो Yes, जाते ma'am. हैं। लोग कहते हैं ठीक तरह इसने दांत साफ नहीं रखा होगा, मुंह साफ नहीं रखा होगा, और वो बिल्कुल सही है। हम जब खाना खाते हैं ना, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया खाने को भोजन को तोड़ती है, शुगर को तोड़ती है, तोड़ के एसिड रिलीज करती है। तो खाने के बाद अगर हम ब्रश न करें, कुल्ला न करें, तो ये एसिड तो मुंह के अंदर ही रह गया ना। Yes, ma'am. और ये एसिड दांत के एनामल को क्षय करना शुरू कर देती है। हालांकि दांत का एनिमल बहुत स्ट्रांग चीज है,
ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम के केमिकल से बना होता है और है बहुत स्ट्रांग, पर एसिड इसमें धीरे 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 इसको करोड कर देती है, खा जाती है, तब दांत में छेद हो जाते हैं। यस मैम। फिर कितना दर्द होता है दांत में, सोचो, ठीक है ना। Yes, तो ma'am. खाने के बाद मुंह साफ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुंह में लिटमस पेपर डाल के देखना पड़ेगा कि मुंह खट्टा है या नहीं। अंजलि, आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? नहीं ना? नो मैम। हाँ, पर किसी को काट देखा है जिसको मधुमक्खी ने काटा है? Yes, वो ma'am. हाथ फूल के, वो चिल्ला के, दर्द हो के, ये क्यों होता है? ये मधुमक्खी का जो डंक है ना, इसमें क्या होगा? एसिड। बिल्कुल सही। और ये एसिड अंदर जाके क्या करेगा? जलन सा होने लगता है, रिएक्शन होने लगता है, इसलिए फूल जाता है। Yes, ma'am. यहाँ आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर लगा दो तो कम हो जाता है। क्यों? Yes, ma'am. Why? क्योंकि वो बेस होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने ये एक पौधा होता है बिच्छू बूटी, गांव के, आप मम्मी से पूछना, आपने देखा नहीं होगा दिल्ली शहर में, पर गांव में होता है। वो बिच्छू बूटी अगर रगड़ो ना तो एक ऐसा जलन होता है कि कुछ पूछने की नहीं, क्योंकि बिच्छू बूटी भी उस तरीके के कुछ एसिड निकालती है जो बहुत पॉइजनस एसिड होती है। तो आ गया टाइम हमारा अब लवण देखने के लिए। लवण परिवार किसको कहते हैं? एक ही धन या ऋण मूलक जो लवण होते हैं वो एक ही परिवार में आते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दोनों एक ही परिवार के आएंगे। अच्छा, लवण बनता है, आप तो जानते ही हो, अम्ल प्लस क्षारक। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। Salt. अगर एसिड बहुत स्ट्रांग है और बेस उतना स्ट्रांग नहीं है तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो थोड़ा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। यस मैम। ठीक है ना। अगर एसिड दुर्बल है और वो क्षारक प्रबल है तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें क्षारक का प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। यस मैम। और दोनों अगर समान शक्तिमान है तो मैम उदासीन, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। उदासीन, बिल्कुल सही। और लवण में भी ना आप पीएच लगा सकते हो, लवण का भी पीएच होता है, लवण में भी आप पीएच लगा सकते हो। ओके, अब आप देखो इसको, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है जिसको हम रोज खाते हैं, ये आप जानते हो ना कहाँ से मिलता है हमें? यस मैम। कहाँ से? समुंदर से। बिल्कुल सही। समुद्र में ना और भी बहुत सारे क्लोराइड रहते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है समुद्र। यस मैम। क्या आपने कभी सुना है नमक का खान? नो माइन, नमक के भी खान होते हैं जहाँ सॉलिड नमक के ना पत्थर मिलेंगे आपको। तो लोग इन नमक के, जैसे अफ्रीका में अफ्रीकन डेजर्ट है टिम्बकटू, उस डेजर्ट में बहुत सारे नमक के खान हैं। लोग जाते हैं, वो नमक काट के ऐसे पत्थर की तरह नमक काट के ले आते हैं। ये कैसे हुआ? बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले ये समुद्र के नीचे था। जब ये समुद्र से अपहीवल्स हुए, पृथ्वी में चेंज आया, समुद्र से ऊपर आ गया ये, तो ये जो लवण था ये सूख गया और एक जगह पे इसका निक्षेप हो गया। ठीक है, तो याद रखना, इसको भी हम कहते हैं ठोस खनिज नमक या ठोस नमक, ये भी यहाँ से मिलता है। सो फ्रेंड्स, अंजलि को अब हमें क्लास में जाना है, सो लेट अस से थैंक यू टू अंजलि फॉर हेल्पिंग अस सो फार। थैंक यू वेरी मच अंजलि। थैंक यू मैम। सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट से कई सारी रासायनिक उत्पादक बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा। इसको हम सज्जीदार घोल भी कहते हैं, दाहक सोडा भी कहते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा इसका इक्वेशन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़े काम की चीज़ है। आप कांच बना रहे हो, रेयॉन बना रहे हो, दूसरे केमिकल बना रहे हो, उन सब चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। साथ साथ सफाई में तो इस्तेमाल होता ही है ना। अगले नंबर पे हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड चूना, जिसको हम पानी में डालते हैं तो बुड़ करके खूब सारा हीट निकलता है और वो चूना धीरे धीरे बुझ जाता है। स्लेक्ट लाइम के ऊपर अगर हम क्लोरीन का एक्टिव करके रिएक्शन करवाएं तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब घर की बहुत सफाई करनी होती है हम ब्लीचिंग पाउडर डाल के सफाई करते हैं, ठीक है ना। जो अगर हमारे पीने का पानी खराब है, उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दो तो वो पानी स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, बेकिंग सोडा। ये देखो कैसे केक बन रहा है, इसके अंदर बेकिंग सोडा है इसलिए ये फूल रहा है। पकौड़े में भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो तो एकदम क्रिस्प बड़े बड़े पकौड़े बन जाएंगे। बेकिंग सोडा कैसे बनता है इसको देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस अमोनिया। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये है बेकिंग सोडा। खाने के अलावा बेकिंग सोडा के दो और उपयोग हैं। एक तो है सफाई के लिए और दूसरा होता है कि ये अग्निनाशक, जो अगर एसिडिटी वगैरह होता है ना तो बेकिंग सोडा का जो घोल होता है ये इफेक्टिव होता है।
एंड फाइनली हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, देख रहे हो 10H2O, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो वॉशिंग सोडा है ये कांच, साबुन, कागज़, ये सारे इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल होता है, बोरैक्स बनाने में इस्तेमाल होता है, सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। और कई बार हम कहते हैं ना हार्ड वाटर, जल की कठोरता, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा वॉशिंग सोडा डाल दो तो ये जल सॉफ्ट वाटर बन जाता है। पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है, इसको भी देखना ज़रूरी है। किसी एक यूनिट केमिकल में, किसी भी एक यूनिट रासायनिक पदार्थ में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप हीट करो तो ये वाटर वॉश बन के उड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखो, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये वाटर स्टीम बन के उड़ जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड जो इज वाइट इन कलर। पर इसमें अगर आप फिर से थोड़ा सा पानी डालोगे तो ये फिर से ब्लू बन जाएगा। एंड फाइनली हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी आपके अगर किसी आपके फ्रेंड की या जान पहचान किसी की अगर आपकी हड्डी टूटी हो, आप देखोगे वो प्लास्टर लगा के घूमते हैं, वो प्लास्टर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। और जिप्सम का फॉर्मूला देखो, इसमें 2H2O है। जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो इसका 1.5 मॉलिक्यूल पानी उड़ जाता है, बचता है केवल हाफ मॉलिक्यूल, और उसी को कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, प्लास्टर तो बनता ही है, इसके साथ सजावटों की सामान, खिलौने वगैरह, ये सारी चीज़ें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसको आप, मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है, आप इस चैप्टर को पहले वीडियो देख लो, फिर आप चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, एकदम क्लियर, 5 मिनट में चैप्टर क्लियर। अपने शब्दों में ये आंसर्स लिखना, आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। और इसका जो चैप्टर का सारा राइटअप आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ इन सब मीडिया पे नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें हम रोज़ बहुत सारे मोटिवेशनल पोस्ट डालते रहते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोसी।